दोस्तों, कुछ सेकंड के लिए मैं मौन था। ये मौन था 2000 रुपए के नोट के आकस्मिक अकाल मृत्यु की वजह से। दुनिया के अ, इतिहास में, करेंसी के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर है जबकि कोई भी करेंसी जारी की गई और इतनी जल्दी खत्म कर दी गई। आरबीआई ने कल अनाउंस किया कि 2000 के नोट जो है वो वापस ले लिए जाएंगे। उसके बाद ये हलचल हो गई कि ये फैसला क्यों लिया गया। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भाई ये इसके पीछे कारण क्या है। यहां तक कि चैनल और न्यूज़पेपरों में भी जो और जो न्यूज के लोग भी जो इस न्यूज को कर रहे थे वो भी सवाल पूछ रहे थे कि इसके पीछे क्या वजह है, ये पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग गेस लगा रहे थे आने वाला चुनाव है, कुछ लोग और गेस लगा रहे थे। रात में मेरे पास एक वरिष्ठ अधिकारी जो 30-35 साल से सरकारी सेवा में काफी अच्छे पोस्ट पे है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप पत्रकार हो, आप बता सकते हो इसकी क्या वजह है। मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी गेस कर रहा हूं, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जहां तक हमारी सरकार का, मोदी जी का, आरबीआई का दिमाग पहुंचा है। जो भी हो, लेकिन ये सच है कि करेंसी के 2,500-3,000 साल के इतिहास में चौसा के निजाम और मोहम्मद तुगलक के बाद मोदी जी तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी करेंसी को इस तरह दफन कर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। अगर पेपर करेंसी की बात करें तो पेपर करेंसी का इतिहास 200-250 साल का है और इस इतिहास में मोदी जी पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने किसी पेपर करेंसी को 6 साल के अंदर मौत दे दी उसकी, और जबकि खुद उसको जारी किया था। अक्सर होता क्या है कि पेपर करेंसी भी आप देखेंगे तो उस समय जब्त होती है जबकि या खत्म की जाती है जब कोई दोस्त किसी दूसरे देश पे अधिकार कर लेता है या सत्ता में परिवर्तन होता है, राजवंशों में परिवर्तन होता है, तो उस समय पेपर करेंसी नया राजा बदल देता है, या जो देश दूसरे देश पे कब्जा करता है वो अपने मन मुताबिक करेंसी को बदल के अपनी करेंसी चलाता है। लेकिन एक देश में, स्वतंत्र देश में, कोई सरकार अपनी करेंसी खुद, वही सरकार खुद लागू करे और वापस, वो भी 2000, सबसे बड़ा नोट जो है, सबसे बड़ी करेंसी जो है उसको, ये अपने आप में इतिहास है। खैर, मैंने इसके पीछे आप सारी चीजें सुन चुके होंगे, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था अपने पहले वीडियो में कि हम जो कुछ भी खबर का विश्लेषण करेंगे उसमें हम जानकारी आपको देंगे, एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं पूरी जानकारी के साथ, यहां तक कि करेंसी के जो इतिहास है उसके साथ में आया हूं, ताकि आपको ये बता सकूं कि ये फैसला कितना मेजर फैसला था। कारण आरबीआई ने जो कारण बताया वो कारण भी नहीं किसी के समझ में आ रहा। आरबीआई ने कारण बताया कि चूंकि 2000 का नोट चलन में नहीं था, गायब था मार्केट से, इसलिए वापस लिया जा रहा है। ये क्या बात, मतलब इसके पीछे चलन में वापस था, इसका मतलब है कि ये लोगों ने अपने दबा के रखा है, ब्लैक मनी के रूप में इकट्ठा है, या बैंक भी नहीं दे रही थी। मुझे याद है 2 साल पहले भी मैं किसी को अगर 2000 का नोट देता था तो बड़ा खुश होता था, साहब बहुत दिन बाद 2000 का नोट देखने को मिला। आरबीआई ने जो आंकड़ा दिए हैं उसके मुताबिक 5 करोड़ 36 लाख, 5.36 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के 2000 के नोट जो हैं होने चाहिए थे, लेकिन 1 करोड़ 80 लाख के मूल्य के 2000 के नोट गायब हैं मार्केट से, मैंने वो दबा के रखे गए हैं। आरबीआई ने ये भी बताया कि 15,96,000 करोड़ के जो 2000 के नोट हैं वो जाली पाए गए। 15 करोड़ 96 लाख के जाली नोट मिले हैं जो 2000 के हैं। 500 के बहुत से जाली नोट मिले हैं, उसका भी आंकड़ा दिया है आरबीआई ने। आप फिर याद कीजिए कि क्या कहा था जब नोटबंदी लागू की गई थी, तो क्या कहा गया था और पीएम ने क्या कहा था।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो आरबीआई का फैसला वापस लेने का, पीएम को क्यों दोष दिया जा रहा है? जब पीस थपथपानी हो, जब शाबाशी लेनी हो, तो पीएम सामने रहते हैं। जब किसी असफलता का ठीकरा फोड़ना हो तो किसी दूसरे को सामने कर दिया जाए। ये सच है कि 1935 आरबीआई एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट छापने का, नोट वापस करने का फैसला नहीं लेती है। अगर ये है सच, ये एक्ट है, तो फिर प्रधानमंत्री ने कैसे नोट वापस लेने का और नोटबंदी का फैसला लिया था या उसका ऐलान किया था? आरबीआई के गवर्नर को करना चाहिए था। आपको 8 नवंबर 2016 भूला नहीं होगा। रात 8 बजे आप सारे लोग अपना, बहुत सारे लोग काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ गए थे, क्योंकि उस समय ये हुआ था कि राष्ट्र के नाम मोदी जी संदेश देने वाले हैं। और जो मोदी जी ने संदेश दिया, वो एक बारीकी, पूरा देश उससे सन्न हो गया। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. बैंकों में लाइन लग गई। भूला नहीं होगा आप, बहुत पुरानी बात नहीं है, 6-6.5 साल पुरानी बात है। और उस लाइन में कई लोग मरे, कई लोगों के यहाँ शादियां रुक गई, कई लोगों की अर्थियां उठने में प्रॉब्लम हो गई। और मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, यहां तक कि वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, चीफ मिनिस्टर कई प्रदेशों के, बीजेपी शासित प्रदेशों को इस कदम को साहसिक, मास्टर स्ट्रोक, बोल्ड कदम वगैरह क्या क्या कहा था। जनता ने जो झेला, उस पर न सरकार पर फर्क पड़ा और जनता पे भी बहुत फर्क पड़ा, कम फर्क पड़ा, क्योंकि उसके बाद जो चुनाव हुए 2019 के उत्तर प्रदेश के लोकसभा के, उसमें नोटबंदी का जो असर हुआ था, जो जो लोगों को झेलना पड़ा था, वो नहीं दिखाई दिया। नोटबंदी का असर आज तक है। नोटबंदी ने केवल लोगों को परेशान मारा ही नहीं, नोटबंदी ने इंडस्ट्रीज को चौपट कर दिया, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। बेरोजगारों की फौज बढ़ गई। आज भी कई लोग बर्बाद हो चुके हैं उससे और अभी तक उबर नहीं पाए हैं। 2000 का नोट लागू किया गया तो उस समय भी बोला गया था, ये बात तो ठीक थी कि अगर ब्लैक मार्केटिंग के लिए अगर नोटबंदी की जा रही है, रोकने के लिए, जाली नोट को खत्म, और जाली नोट के लिए आतंकवाद और माओवादियों को खत्म करने के लिए, फिर 2000 का नोट क्यों? 1000 से कहीं ज्यादा आसान है। वो तो चौथाई जगह घेरेगी, आधी जगह घेरेगी। आप एक बोरा में आप 1 करोड़ का नोट, 2000 का नोट ले जा सकते हैं, जबकि वही अगर 500 का नोट रहेगा तो उसके लिए आपको 4 बोरा रखने पड़ेंगे। फिर किस कारण से 2000 का नोट लागू किया गया, 1000 का वापस लिया गया, ये भी किसी के नहीं समझ में आया। आज क्यों वापस लिया जा रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और आप ये देखिए किस तरह उसकी दुरुस्ता की गई। 2000 नोट की जो प्राइम करेंसी थी, हमारी इस देश की प्राइम करेंसी थी, उसकी किस तरह दुरुस्ता की गई। 17-18 के और 19 में नोट छपे, उसके बाद 2000 के नोट छपने बंद हो गए। फिर मार्केट से नोट धीरे धीरे गायब होते गए और उसकी कल मौत की घोषणा कर दी गई। मैं आपसे ये कह रहा था कि उस समय उद्देश्य क्या बताया गया था। उस समय ये उद्देश्य बताया गया था कि ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए ये उपाय किया गया। मेन उद्देश्य ये बताया गया है, जबकि साल 1.5 साल बाद जो रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट जल्दी सरकार ने बताई नहीं, लेकिन जब पार्लियामेंट के क्वेश्चन आंसर में भी जब आई रिपोर्ट, तो उसमें पता चला कि साहब, जितना पैसा जमा किया गया था, जो ब्लैक मनी माना जा रहा था, उससे ज्यादा पैसा जो है वापस आ गया है। जितना नोट 1500 वैल्यू के थे, जो उनकी 1500 के जो नोट थे, जो उनकी वैल्यू थी, उससे ज्यादा मनी जो है आ गई है। तो ब्लैक मनी पकड़ने का तो बात अलग है, ब्लैक मनी को बाहर ला के जब्त करने की बात तो अलग है। उससे ज्यादा पैसा वापस आ गया। अभी ब्लैक मनी के आया वापस या व्हाइट मनी आया, ये तो सरकार जाने, इसका तो कोई हिसाब किताब दिया नहीं गया आज तक। कुल मिला के
जो गोल बताया गया था, उद्देश्य बताया गया, जिसके लिए करोड़ों लोग खत्म हो गए, परेशान हो गए, उनके इकोनॉमिक की रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो टायर टाइफस हो गया। इकोनॉमिक का अगर आप जरा सा भी जानकारी रखते हैं इकोनॉमिक की, तो करेंसी और किसी देश की इकोनॉमी बहुत जुड़ी हुई होती है। आप खोजेंगे, इतिहास खोजेंगे, तो आप देखेंगे करेंसी जब सोना और चांदी के सिक्के चलते थे, और जब सोना खत्म होता था या सोने की कमी होती थी, सिक्कों की कमी होती थी या उनका अवमूल्यन होता था, तो उससे उस देश की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता था, उसके आपको 5-10 उदाहरण मिल जाएंगे पिछले 2-2.5 हजार साल में। 200-300 साल में आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जो अवमूल्यन होता है, डॉलर, पाउंड, रूबल की जो अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू होती है, रुपये की जो अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू है, उसका अवमूल्यन होता है, उसके दाम गिरते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है, तो कितना इकोनॉमिक में, अभी जैसे रुपए की वैल्यू डॉलर के तुलना में काफी कम चल रही है, तो उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, देश की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, रिजर्व का हमारे पास जो रहता है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये एक साधारण पढ़ा लिखा आदमी जानता है। बीजेपी को और सरकार को, और बीजेपी के और सरकार के समर्थकों को इतिहास की बड़ी दिलचस्पी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको करेंसी का इतिहास पे ले जाते हैं। करेंसी का इतिहास आप समझ लीजिए 3,000 साल पुराना है मैक्सिमम। पहले एंशियंट पीरियड में जब मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस समय भी व्यापार व्यापार होते थे, या घरेलू स्तर पे या डोमेस्टिक स्तर पर खरीद फरोख्त होती थी, वो बार्टर सिस्टम के जरिए होती थी। बार्टर सिस्टम आप लोगों से बहुत लोग, मैंने भी गांव में देखा है कि जो हमारा लोहार, बढ़ई या जो बनिहार होते थे, मजदूरी करते थे, उनको कैश न दे के हम अनाज देते थे, चावल दे दिया, जौ दे दिया, गेहूं दे दिया। ये अभी 20-30 साल पहले तक गांव में बार्टर सिस्टम था। या वो नमक खरीदने गए, सब्जी खरीदने गए कोई गृहस्थ, तो उसकी जगह वो अनाज दे दिए, उस अनाज का वैल्यूएशन जो है वो आपस में या लोकल स्तर पर होता था। मेसोपोटामिया में आप चले जाइएगा, जो अर्ली मेसोपोटामियन था, वहां पे मंदिर होते थे, मंदिर में लोग जरिए का जमा अपना स्टेबल फूड करते थे, उसके जगह क्ले पे जो है रुक्का लिख के देते थे, जो बाद में प्रॉमिसिंग नोट कहलाया। इस तरह अर्थव्यवस्था चलती रही। सिक्कों का सबसे पहले जो करेंसी का उल्लेख आता है वो चाइना में मिलता है 647 BC, 647 BC में एक खुदाई में टकसाल मिला था, एक सिक्के मिले थे चीन में, जिससे पता चला कि 7th century BC में, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में चीन में सिक्का था। वो तांबे के सिक्के मिले थे। उसी पीरियड के समय लीडिया जो समय तुर्की में, लीडिया में सोने और चांदी के सिक्के मिले थे। तो ये माना गया कि करेंसी का जो उद्भव स्थल है या तो चाइना या लीडिया, मतलब यूरोप, टर्की एक तरह से सेंट्रल यूरोप है। हिंदुस्तान में भी सिक्कों का, करेंसी का इतिहास इतना ही पुराना है। 6th century BC में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है, जो बुद्धा जैन काल था, जो महाजनपदात काल था, कौशल, काशी, मगध, ये जो महाजनपद थे, इनमें भी मुद्राएं या क्वाइंस चलते थे। इतिहासकार उन्हें पंच मार्क क्वाइन कहते हैं। ये पंच मार्क क्वाइन फिर वो कई अशोका के काल में, अशोक मौर्य जो 3rd century 4th century, 3rd century आप कह लीजिए, 4th century में BC में चंद्रगुप्त मौर्य में भी मिला पंचमार्क। अशोका के टाइम में जो है चांदी के पंचमार्क क्वाइन मिले थे, जिन्हें की रूप कहते थे। रूप, रुपया आया था। रुपया जो है रूपा शब्द से, संस्कृत में रूपा शब्द था, उससे जो रुपया निकला। कुषाण भी हैं, उनके भी, उन्होंने भी क्वाइंस निकाले थे। जो स्वर्ण मुद्राएं मिलती है या चांदी की मुद्राएं मिलती है, वो गुप्त काल में मानी जाती है, जो 5th century AD के आसपास स्कंद गुप्त का जो है चांदी का सिक्का मिला था, जिसे रूपक कहा गया, रूपक बोला जाता है।
रुपये का इंट्रोड्यूस जो है, क्वाइन को रुपये का इंट्रोडक्शन जो है शेर शाह सूरी के समय में हुआ था। ये 16th सेंचुरी 1540 ईस्वी के आसपास। एक तरह से माना जाता है कि इंडिया में करेंसी सिस्टम का जो शुरुआत की थी, डाक खाने में डिपॉजिट करना निकालना, ये सारी इस शेर शाह सूरी की देन थी। ये क्वाइन या मुद्राएं जो होती थी चांदी स्वर्ण की, उनकी वैल्यू स्वर्ण और चांदी के बराबर थी। पेपर करेंसी की तरह नहीं थी कि रिजर्व बैंक ने मैं इतना रुपया देने का वादा करता हूं, कागज की वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन जो प्रॉमिस किया है आरबीआई ने उसकी वैल्यू है। लेकिन जो सोने और चांदी के सिक्के होते थे उनकी वैल्यू जो 11 ग्राम का जैसे सिक्का था, तो उसके 11 ग्राम सोने की जो वैल्यू थी उस समय की वो वैल्यू थी। लेकिन क्वाइन के बाद जब पेपर करेंसी आई, पेपर करेंसी को भी मानते हैं कि सबसे पहले जो है चाइना में 11th सेंचुरी में पेपर करेंसी और उसकी छपाई शुरू हुई, वो था वांग सांग डायनेस्टी के समय में। यूरोप में 18th सेंचुरी में पेपर करेंसी आई, लेकिन वो पेपर करेंसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं निकाली जाती थी, वो प्राइवेट बैंक निकालते थे। उनकी उतनी वैल्यू नहीं थी, बैंक डूबे, करेंसी भी डूबे, वो भी गई। हिंदुस्तान में जो पहली बार करेंसी आई वो 1861 में गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो करेंसी आई थी। गवर्नमेंट ने उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। उसके पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता ने अपनी करेंसी निकाली थी, प्राइवेट बैंक। बॉम्बे में जो प्राइवेट बैंक थे अपनी करेंसियां शुरू की थी, लेकिन उनकी उतनी वैल्यू नहीं थी। 1861 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेपर एक्ट लाया, पेपर करेंसी एक्ट लाया। पेपर करेंसी एक्ट के तहत ये कहा गया कि वो नोट छापने का अधिकार जो है, करेंसी पेपर नोट छापने का, पेपर करेंसी छापने का अधिकार जो है केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा, वो प्राइवेट बैंक नहीं छापेगी। और उसके तहत जो है इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नोट छापना शुरू किया। और 1935 में, 1861 से 1935 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोट चलता रहा। उसके बाद 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। एक्ट आया 1935, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। उसके तहत यह हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नोट छापेगी, न कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापेगी, जो आज तक चला आ रहा है। आरबीआई नोट छापती है और मुद्रा का, करेंसी का सारा जिम्मा, सारा जो लेखा जोखा आरबीआई के पास होता है। 1935 में आरबीआई ने पहला 5 का नोट छापा, उसके कुछ महीने बाद 10 का नोट छापा, फिर 100 का नोट छापा। 1938 में 1000 का नोट छापा, 10,000 का नोट छापा, और ये चलता रहा 1946 तक। 1946 में फिर 10,000 का नोट बदला गया। लेकिन जब गवर्नमेंट भारत आजाद हुआ तो उन्होंने 1000 और 10,000 का नोट बंद कर दिया। और 1952 में अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है, स्वतंत्र भारत ने अपना नोट 10,000 का नोट चालू किया, जो 1978 तक चला। 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने जो है ये दोनों नोट जो है 10,000 के 1,000 के बंद कर दिए, और कुछ समय बाद फिर 1,000 का नोट चालू हुआ। ये तो ही करेंसी की बात। करेंसी जारी करके वापस लेने में अगर 3,000 की करेंसी का, जैसे मैंने पहले कहा, इतिहास देखेंगे तो 3 आदमी मिलेंगे, 3 शासक मिलेंगे जिन्होंने करेंसी जारी की और वापस ली। और उसका खामियाजा क्या उठाना पड़ा, ये तो 2 शासकों का पता है, तीसरे शासक का नहीं पता है। अभी आने वाला समय बताएगा। जो 2 शासक थे, एक सल्तनत पीरियड में थे 15th सेंचुरी में या 14th सेंचुरी में, और दूसरा मुगल पीरियड में थे 16th सेंचुरी में। जो एक शासक था
16 पीरियड का, मुगल पीरियड में वो एक दिन का बादशाह था। उसे चौसा का निजाम कहते हैं। उसके किस्से आपने सुने होंगे, बचपन में से सुने होंगे, जिसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। इसके पीछे जो घटना है वो बताते हैं कि हुमायूं और शेर शाह के सूरी के बीच जब चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, हुमायूं हार गया था, घिर गया था चारों तरफ से, गंगा नदी में कूदा, डूबने लगा, तैरने नहीं आता था उसको। एक भिश्ती ने देखा, वो गंगा में छलांग उसने लगाया और हुमायूं को बचा लिया। इस हार के बाद, चौसा युद्ध के हार के बाद जो है, हुमायूं करीब साल 2 साल निर्वासित जीवन बिताता रहा। फिर 2 साल बाद फिर से खड़े हुए उसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। फिर से मुगल बादशाह बना। जब मुगल बादशाह बना तो उसे गद्दी वापस मिली तो भिश्ती की याद आई। भिश्ती को उसने बुलाया, खोज के मंगवाया, इनाम उनाम दिए, इच्छा पूछी। भिश्ती ने कह दिया, सर 1 साल के लिए मैं बादशाह चाहता हूँ, बादशाह बनना चाहता हूँ। हुमायूं ने उसे बना दिया। अब भिश्ती भाई जब बैठे तो उनको अपने लोगों के, अपने परिवार, अपने बिरादरी की चिंता सताई। कहे यार मैं एक दिन के लिए कुछ उनका भला कर दो। उसकी सोच तो बहुत अच्छी थी। उसने क्या किया, भिश्ती जानते होंगे आप, जो पहले आप में से कईयों ने देखा, जो चमड़े का बैग लेते थे और सड़कों पर पानी का छिड़काव करते थे, गलियों और सड़क पर पानी का छिड़काव करते थे। उसने चमड़े के सिक्के का ऑर्डर दे दिया कि जितने भिश्ती हैं उनके पास जो बैग है चमड़े का, उससे सिक्के उनको वो मिल जाएंगे। भिश्ती भाई तो एक दिन के बाद, 7 के बाद चले गए। उस चमड़े के सिक्के से हुमायूं और मुगल सल्तनत को जो नुकसान पहुंचा, उसके बारे में भी कई इतिहासकार बताते हैं। दूसरा किस्सा मोहम्मद बिन तुगलक का है। सल्तनत पीरियड के तुगलक वंश का राजा था। इसके तुगलकी फैसला आपने सुना होगा, लेकिन क्या क्या फैसला थे। एक फैसला सुना होगा, दिल्ली जो राजधानी बना था, दिल्ली से दौलताबाद, फिर वापस। तो इस तरह फैसले, जो तुगलकी फैसले, मुहावरा बन गया कि आप कोई फैसला लेते हैं उसके बाद उसे वापस कर लेते हैं। अब अपने प्रेजेंट सरकार पे कितना ये है, ये तो फिट बैठता है, ये तो आप जाने। लेकिन ये फैसला जो है, ये तो थोड़ा फिट बैठता है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था 1329 में, जो है उसने ब्रॉन्ज का जो है, पहले जो टका टका कहलाता था मुगल पीरियड में और सल्तनत पीरियड में, टका रुपया को टका बोलते थे। तो सिल्वर का और गोल्ड का टका चलता था। इसने क्या किया, सिल्वर और गोल्ड को सरकारी खजाने में रखने के लिए या सस्ता करने के लिए, उस वैल्यू का, जो सिल्वर कॉइन के वैल्यू थी, जो गोल्ड कॉइन की वैल्यू थी, उस वैल्यू का उसने कॉपर ब्रांज का सिक्का निकलवा दिया कि इससे सोने चांदी के रिजर्व में हमारी बचावट हो। अब उसका क्या हुआ कि जो ब्रांज का सिक्का था, पहले तो चांदी की जो वैल्यू थी उस हिसाब से आपका सिक्का चलता था, सोने की जो वैल्यू थी उस हिसाब से सिक्का चलता था। तो आप बदलेंगे भी तो सोना ही उतना सोना लगाना पड़ेगा, उतना चांदी निकालना पड़ेगा। आप अगर जालसाजी करते या कुछ करते तो आपको फायदा होता नहीं। लेकिन जब कापर का, तो कापर तो बहुत सस्ता था, ब्रॉन्ज तो बहुत सस्ता था, मिक्स था, मिश्रित धातु थी। और जो सुनार थे उनको ये सब बनाने आता था। हुआ कि कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में घर घर टकसाल खुल गए जो ब्रॉन्ज के सिक्के बनाने लगे। सरकार ने 1 लाख कीमत, उस समय का 1 लाख आप सोच लीजिए कितना होगा, 1 लाख कीमत का ब्रॉन्ज का सिक्का मार्केट में डाला था। देखते देखते 6 महीने, साल भर के अंदर 2 लाख के ब्रॉन्ज के सिक्के जो है मार्केट में आ गए, मतलब 1 लाख की जाली। इससे इकोनॉमिक पे जबरदस्त प्रभाव, क्योंकि होता क्या था कि आप कांसे के सिक्के, ब्रॉन्ज के सिक्के देना तो चाहते थे, लेकिन ब्रॉन्ज का सिक्का कोई आपको दे तो आप ले ले। देखिए 2000 का नोट अभी वो हुआ है ना, भले लीगल उसकी वैलिडिटी हो अभी तक, लेकिन आप देखिएगा आज से बाजार में आप जाइएगा, 2000 का नोट आपसे जल्दी लोग लेंगे नहीं, मना कर देंगे। जबकि वैलिडिटी है उसकी, सितंबर 32 तक रखी गई है। लेकिन सरकार ये नहीं जानती है। सरकार अच्छी तरह जानती है बात की क्या होने वाला, क्या होगा। खैर, लोग लेने से मना करते थे। अब करते करते लोग चांदी सोने के सिक्के के उनके घर में जमा करने लगे लोग। आप आज की स्थिति से कल्पना कीजिएगा कि किस किस धर्रे पे है। जैसे 2000 के नोट जो है वो जमा होने लगे थे।
जब राजा के तो उसके व्यापार ठप हो गया, इकोनॉमिक चरमर आ गई, पूरा फ्रैक्चर हो गया इकोनॉमी। मोहम्मद बिन तुगलक अच्छा आदमी था, उसके पास लोग पहुंचे, कहें कि साहब ये ऐसा ऐसा हो रहा है, और एकदम सारा त्राही त्राही होगा, पूरी इकोनॉमिक बैठ गई, व्यापार ठप हो गया है, लोग आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, सरकारी पैसा भी नहीं ले रहे हैं जो ब्रांच का पैसा है। उन्होंने मुनादी कराई तुगलक ने कि बंद है आज से ब्रांच का, जो भी पैसा ब्रांच का है वो वापस कीजिए सरकारी खजाने में, और सिल्वर और क्वाइन जो है आप, टका जो है आप ले जाइए। पता चला कि 2 लाख से भी ज्यादा ब्रांच क्वाइन सरकारी खजाने में के सामने आ गए, और बाहर पहाड़ी पर फेंके रहे, फेंकना पड़ा क्योंकि सरकारी खजाने में हम कहाँ रखते हैं। और जबरदस्त नुकसान मोहम्मद तुगलक को हुआ उससे। अब आप इससे ये सोच लीजिए कि ये जो 2000 का नोट लाया गया, हमारे यहाँ पहले हम इकोनॉमी में बाद में 1865 के बाद गोल्ड गोल्ड रिजर्व करके उसके अगेंस्ट में छापते हैं लोग, ताकि वो वैल्यू मार्केट में रहे। उससे आ, वो बड़ा डीप माइक्रो इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूं। वो सिस्टम भी खत्म कर दिया गया। अब इससे 2000 का जो नोट एक्सचेंज होगा, आप सोचिए जो उस समय एक्सचेंज होना हुआ था, जहाजों से, हेलीकॉप्टर से, देश के कोने कोने में कैसे नोट भेजा गया था, कितने खर्चे आए थे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो कौन जिम्मेदारी लेगा? आरबीआई लेगी, या प्रधानमंत्री मोदी लेंगे, या उनकी सरकार लेगी, या वो लोग लेंगे जो इसे साहसिक कदम बनाते थे और जो बताते थे कि साहब ये बोल्ड कदम है और इससे ये हो जाएगा? वो कहाँ है वो लोग? वो तो उस समय भी 2 साल 3 साल तक नहीं बोल रहे जब उन्हें नहीं पता चला कि साहब जितना ब्लैक मार्केट में पैसा था उससे ज्यादा पैसा जमा हो गया है। वो लोग भी नहीं बोले। तो याद रखिए, करेंसी जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है किसी देश की। इस तरह छेड़खानी करके आप देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपको याद होगा उस नवंबर 2016 की रात के बाद, जब कभी भी होता था प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, तो लोग डर जाते थे। और जब प्रधानमंत्री मित्रों से कह के काफी कुछ व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे मजाक चला, हजारों कार्टून निकले डिमोनेटाइजेशन को लेके, हजारों आर्टिकल आई डिमोनेटाइजेशन को लेके, उसके इम्प्लीकेशंस को लेके, उसके बैड इफेक्ट को लेके। अब ये जो नया फैसला है, इसका क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। हो सकता है कि 2-4 महीने बाद मैं ही आपको बताऊं, तो मुझे पता चलेगा कि क्या क्या असर हो रहा है, या आप भी देश में हैं, मार्केट में हैं, आपको खुद अनुभव हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर अब अगले एपिसोड में इस वादे के साथ कि हम आपके सामने जानकारी, डिटेल और फैक्ट्स लेके आएंगे, बिना किसी बायस होने के या बिना किसी पक्षपात के। और आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। कृपया कीजिए, क्योंकि इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मुझे लगेगा कि हाँ, वास्तव में आपको खबर चाहिए और जानकारी चाहिए। धन्यवाद।